Good morning, everyone. Bachas, welcome to my channel, Golf Classes. Bacha, in the previous video, I've covered some minute detail of cash flow. Now, I'm just continuing with the minute details which you might encounter in the coming board exams because in exams, account is slightly tricky. ठीक है ना बच्चा? चलिए, तो बेटा टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज बेटा मैं जिस एस्पेक्ट को कवर करने जा रहा हूं ये है प्लांट एंड मशीन अकाउंट या असेट्स अकाउंट। अच्छा, आप जानते हैं कि जहां तक सीबीएसई का सवाल है, जिसने प्लांट अकाउंट प्रॉपरली हैंडल कर लिया उसका कैश फ्लो कभी गलत नहीं होगा और यही बात आईएससी बोर्ड के साथ तो मैं प्लांट अकाउंट पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना चुका हूं, लेकिन स्टिल मैं एक बार और इसको कवर कर, ठीक है ना? चलिए, आइए बेटा ने देखिएगा, दिस इज मशीन अकाउंट और मशीन करेंट ईयर में 2 लाख की है और लास्ट ईयर में 1 लाख। ये है बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 एंड 20,000। बेटा नीचे लिखा हुआ है मशीन कॉस्टिंग 50,000, accumulated depreciation thereon 20,000 is sold for 40,000। और बच्चा आपको क्या बनाना है? आपको असेट्स अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो ये बताइए बेटा, इज इट क्लियर? बोर्ड में यदि मशीन के आगे कॉस्ट दिया हो तो वेल एंड गुड, और नहीं भी दिया हो तो यदि क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए कि ऊपर मशीन और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो तो समझ लेना कि मशीन किस पर है? कॉस्ट पर बनेगा। मशीन अकाउंट किस पर बनेगा? कॉस्ट पर बनेगा। ओके। और बेटा जहां तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सवाल है, किसका सवाल है? बेटा ये कैसे बनता है? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज ओपनिंग to balance growth carried, that is closing। बेटा टू मशीन ब्रैकेट में लिखना बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ assets, is it clear? So two machine accumulated depreciation of assets sold। ठीक, तो बेटा आपका निकल आएगा बाई डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑब्लिक चार्ज। यस, इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। इस साल कितना है? और सर 30,000। लास्ट ईयर वाले को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो और बेटा करेंट ईयर वाले को टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी और जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000 इज सोल्ड। मतलब जिस मशीन को हमने सोल्ड कर दिया है उसका डेप्रिसिएशन कितना गिवन है बेटा? और सर 20,000। बेटा इसे टू मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड करके बेटा यहां लिख दो। बेटा कितना डेप्रिसिएशन है? 20,000। तो बेटा इस तरीके से ये टोटल 50,000 हो रहा है और ये 20 हो रहा है बेटा। तो कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड या चार्ज किया गया है इस साल निकल आएगा।
बच्चा यदि बोर्ड एग्जाम्स में आपको प्रोवाइडेड या चार्ज दिया हो तो सोल्ड वाली मशीन का निकल आएगा, और सोल्ड वाली मशीन का दिया है तो फिर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और चार्ज निकल। चलिए अब आइए बेटा मशीन अकाउंट दैट इज असेट। चलिए बेटा अब मशीन अकाउंट बनाना, इसकी शुरुआत किससे होगी? गौर सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से होगी, खत्म किस पर होगा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन पर। ओके बेटा हम मशीन बेचेंगे तो बाई बैंक करके लिखेंगे, और खरीदेंगे तो टू बैंक करके लिखेंगे। लेकिन कभी कभी मशीन बेचते वक्त, इज इट क्लियर, हमें क्या, हमें पैसे नहीं, यदि हमें कभी कभी क्या देने पड़ते हैं, शेयर्स या डेप्री या डिबेंचर, तो बच्चा याद रखना यदि आपने असेट्स के बदले में टू बैंक नहीं बल्कि यदि शेयर्स या डिबेंचर दिए हैं तो आप टू बैंक नहीं टू शेयर या डिबेंचर लिखना। ओके गौर साहब, तो ठीक है। तो बेटा बताइए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होगा, खत्म होगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन पर। यदि असेट्स बेचेंगे तो बाई बैंक सेल लिखेंगे, परचेज करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे। यदि हमने वेंडर को, यदि हमने सेलर को शेयर्स या डिवेंचर्स दिए हैं तो टू बैंक नहीं टू शेयर या डिवेंचर लिखेंगे। असेट्स बेचने में लॉस हो तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके लॉस लिखेगा, और यदि प्रॉफिट हो तो टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लिखना। ओके बेटा बताइए जब भी आप असेट्स अकाउंट कॉस्ट पर बनाते हैं, किस पर बनाते हैं? कॉस्ट पर। गौर सर कैसे पता चलेगा? यदि सवाल का कंस्ट्रक्शन ये हो कि मशीन के आगे कॉस्ट दिया हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा कॉस्ट ना भी दिया हो तब भी मशीन किस पे मानी जाएगी? कॉस्ट पर ही मानी जाएगी। और जब भी मशीन अकाउंट कॉस्ट पर बनता है बेटा यहां डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड नहीं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड या चार्ज नहीं, क्या लिखते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड लिखते हैं। क्लियर? तो बेटा चलिए बनाना शुरू करते हैं। बताइए बेटा लास्ट ईयर मशीन कितने की थी? गौर से 1 लाख। अब कितने की है? 2 लाख। लास्ट ईयर वाला प्राइस बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, करंट ईयर वाले प्राइस को बेटा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ओके बेटा जिस मशीन की कॉस्ट 50,000 थी बेटा वो कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी थी? गौर सर 50,000 थी, 20,000 ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो बताइए उसकी बुक वैल्यू कितनी बची, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू या करंट प्राइस कितना है? गॉड सर 30,000 इज सोल्ड फॉर 40,000। बताइए 30,000 बुक वैल्यू वाली मशीन को कितने का बेचा? 40,000। बाई बैंक करके कितना लिख दो? 40,000। और बेटा जो प्रॉफिट हुआ है 10,000, क्योंकि 30,000 की मशीन 40,000 की बेचोगे तो जो आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, वो टू प्रॉफिट एंड लॉस करके 10,000 यहां लिख दिया। एंड बेटा जब भी असेट्स अकाउंट कॉस्ट पर बनता है हम क्या लिखते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड। बताओ बेटा जो मशीन हमने बेची है उसका डेप्रिसिएशन कितना है? जो असेट हमने बेची है बेटा उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000 वो लिख दिया। इस तरीके से बेटा मैंने टोटल किया, ये टोटल 2,60,000 हो रहा है और ये 1,10,000 हो रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,50,000। क्लियर? ठीक बेटा याद रखना मशीन अकाउंट बनाने से चार चीजें बेटा आउट बाहर आती हैं जिनका कैश फ्लो में यूज है। देखो बेटा असेट बेचने से कितना मनी आया? 40,000। और परचेज करने से कितना मनी गया है? 1,50,000। बताओ बेटा मशीन बेचने से कितना आया? 40। खरीदने से गया कितना? 1,50,000। किस एक्टिविटी में दिखाएंगे? गॉड सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके बेटा मशीन बेचने से प्रॉफिट हुआ है, कहां ले जाओगे? गौर सर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट विल बी डिडक्टेड, लेस होगा। और जो बेटा आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड या चार्ज निकाला है 30,000,
याद रखना बेटा, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ऐड होगा। तो बताओ बेटा, असित के बेचने और खरीदने से जो पैसा आया गया कहाँ दिखाओगे, और सर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, और बेटा जो प्रॉफिट हुआ है गौर सर उसे कहाँ दिखाओगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। और गौर सर ये जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और चार्ज है बेटा, आपको फॉर्मेट याद है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। सो प्लांट अकाउंट बनाने से चार इंफॉर्मेशंस बाहर निकलती हैं जिनका प्रैक्टिकल यूज है बच्चा। बोलो। चलिए, अब आइए, अब इस प्लांट अकाउंट को चेंज करते हैं। बेटा यदि वो बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकता है, वो असित के मशीन के आगे लिख सकता है, क्या लिख सकता है, रिटन डाउन वैल्यू या नेट वैल्यू। क्या लिख सकता है, नेट वैल्यू। इसका मतलब वो क्या लिख सकता है, रिटन डाउन वैल्यू या नेट वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू बेटा वो वैल्यू होती है जो डेप्रिसिएशन के बाद होती है। बताओ बेटा, रिटन डाउन वैल्यू या नेट वैल्यू का मतलब वो आपको मशीन की कौन सी प्राइस दे रहा है बच्चा, वो आपको मशीन का वो प्राइस दे रहा है जो डेप्रिसिएशन के बाद है। इज इट क्लियर? तो गौर सर क्या करें, क्या करें? तो देखो बेटा, दो तरीके, या तो आप, पहला काम क्या है कि मशीन में यदि रिटन डाउन वैल्यू का मतलब ये डेप्रिसिएशन के बाद है, तो आप एक काम करिए, मशीन में डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हैं उसे क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मशीन किस पे बन जाएगी, कॉस्ट पर, और सवाल इसी तरीके से हो जाएगा। तो बेटा यदि आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल आए और मशीन के आगे वो कॉस्ट ना लिखकर क्या लिख दे, रिटन डाउन वैल्यू या नेट वैल्यू, मतलब आपको वो जो वैल्यू दे रहा है वो कैसी है, डेप्रिसिएशन के बाद है। और बेटा आप किस मेथड से करना चाह रहे हैं कॉस्ट, तो क्या करें, बताओ बेटा, यदि हम मशीन में उसका डेप्रिसिएशन क्या कर दें, ऐड, तो बेटा बताओ मशीन किस प्राइस पर हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस पर हो जाएगी। तो बेटा यदि आपको रिटन डाउन वैल्यू दी है तो आप उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, तो मशीन की क्लोजिंग कॉस्ट आ जाएगी, और 1 लाख रुपए में आप 20,000 ऐड कर दें तो मशीन की ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर सवाल सर वैसा ही बन जाएगा जैसे अभी किया है। तो यदि बोर्ड एग्जाम में मशीन के आगे रिटन डाउन वैल्यू या नेट वैल्यू दिया है, मींस वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो बच्चा इसमें क्या कर दो, डेप्रिसिएशन क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मशीन कॉस्ट पर कितने की हो जाएगी, 2,30,000। लास्ट ईयर 1 लाख की थी, 20,000 ऐड कर दो तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,20,000। और जहां तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सवाल है, वो तो वैसे ही बनेगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर कितना था, 20,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इस साल कितना है, 30,000। बेटा एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, 20,000, मतलब जिस मशीन को बेचा उसका डेप्रिसिएशन 20 है। तो बेटा ये आपने ऐड करके ये माइनस कर दिया तो डेप्रिसिएशन क्या आ गया, प्रोवाइडेड। मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस फर्क किस पे पड़ रहा है, असेट अकाउंट, क्योंकि हम असेट अकाउंट आपको किस पे बनाना सिखा रहे हैं, कॉस्ट पर। किस पर, कॉस्ट। और यहां पर मशीन के आगे क्या दिया है, रिटन डाउन वैल्यू। अरे रिटन डाउन वैल्यू दिया है और नीचे डेप्रिसिएशन दिया है, तो ये इसमें ऐड कर दो। तो बताओ रिटन डाउन वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बिकम कॉस्ट। तो बेटा हमने 2 लाख में 30 ऐड किया तो 2,30,000 कॉस्ट आ गई, और 1 लाख में 20 ऐड किया तो 1,20,000 कॉस्ट आ गई। और आगे मशीन जिसकी कीमत 20,000 थी, जो कितनी घिस चुकी थी, 20, कितने की बची थी, 30, कितने की बिकी, 40। तो बेटा बाई बैंक करके हमने कितने का सेल किया, 40,000, और प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000, और कोई लॉस नहीं है। और जब भी आप असेट अकाउंट किस पे बनाते हैं, कॉस्ट पर। किस पे बनाते हैं, कॉस्ट पर। तो यहाँ कौन सा डेप्रिसिएशन लिखा जाता है, कौन सा डेप्रिसिएशन लिखा जाता है, गौर सर हम लिखते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड।
तो बेटा बताइए कितना लिखेंगे? और सर सोल्ड वाला डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो कितना है 20,000 और फिर बेटा मैंने इसको टोटल किया तो टोटल चेंज हो जाएगा। कितना होगा? दिस इज 60, दिस इज 2,90 और ये 130 हो रहा है। तो कितना हो गया? 2,60,000। तो बेटा बताइए परचेज कितना निकल रहा है मेरे बच्चा? 2,60,000। तो बच्चा याद कर लेना, कभी भी मशीन नेट वैल्यू पे दिया जाए और उसमें नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो तो बेटा आप इसे ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगी? कॉस्ट। और बेटा यदि रिटन डाउन वैल्यू और नेट वैल्यू नहीं दी है तो मशीनरी ऑलरेडी किस पर है? कॉस्ट पर। उसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो बेटा, ठीक है? चलिए अब बेटा मशीन बेचने से कितना पैसा आया? 40,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। परचेज करने से कितना गया? 2,60,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। और जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है 30,000, कितना है? 30,000 प्रोवाइडेड है मेरे बच्चा। 30,000 प्रोवाइडेड है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? बोलो बेटा। बेटा तीसरा तरीका। हाँ, हाँ बेटा अब ये बताइए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर दिख रहा है? और सर मशीन दी है और उसके नीचे करेंट ईयर और लास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। मतलब मशीन दी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मशीन में से क्या हो चुका होगा? माइनस। तो मशीन दी है और नीचे क्या नहीं दिया है? और सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, इसका मतलब वो ऑलरेडी मशीन में से क्या हो चुका है? माइनस। और ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो बताओ मशीन किस प्राइस पर होगी? मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी या नेट वैल्यू पर होगी? मशीन किस पर होगी? नेट वैल्यू। तो जब मशीन के नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दिया हो, इज इट क्लियर? फिक्स कर लो दिमाग में कि मशीन किस वैल्यू पर है? रिटन डाउन वैल्यू पर है। और जब आप रिटन डाउन वैल्यू पर असेट्स अकाउंट बनाते हो तो बस एक डिफरेंस याद रखना, डेप्रिसिएशन कौन सा लिखा जाता है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड लिखा जाता
या चार्ज, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड या चार्ज लिखा। बोलो बेटा, तो जब भी असेट्स अकाउंट, जब भी असेट अकाउंट, इज इट क्लियर, किस पे बनेगा? रिटन डाउन वैल्यू पर। सर हाउ विल रिकॉग्नाइज दैट? बेटा सिंपल मेथड इज दैट, मशीन दी होगी और उसके नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मशीन में माइनस हो चुका है, मशीन रिटन डाउन वैल्यू है। और जब भी आप असेट अकाउंट किस पे बनाओगे? रिटन डाउन वैल्यू पर। बेटा याद रखना, कौन सा डेप्रिसिएशन दिखाओगे? बेटा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड या चार्ज दिखाओगे। जैसे मशीन लास्ट ईयर कितने की थी? गौर साहब 1 लाख की थी। ओके, इस साल कितने की है? गौर साहब 2 लाख की है। ओके, एक मशीन जिसकी कीमत कॉस्ट कितनी थी? 50,000, जो कितनी घिस चुकी थी, डेप्रिशिएट हो चुकी थी 20,000, तो कितने की बची थी? 30,000 इज सोल्ड फॉर 40,000। तो बेटा कितने का बेच दिया? 40,000 का बेच दिया। तो बताओ बेटा, मशीन 50 की थी, 20 तो घिस चुकी थी, तो बची कितने की है? गौर सर 30,000 की बची है, तो कितने का बेच दिया? 40,000 बाई बैंक करके 40,000 का बेच दिया। तो बेटा प्रॉफिट कितना है? 10,000। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से जब भी आप मशीन अकाउंट बनाओगे, डेप्रिसिएशन कौन सा लिखोगे? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, जो आपको गिवन होगा। कितना गिवन होगा? 30,000, उसको लिखोगे। तो जब कॉस्ट मेथड पर असेट्स अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड नहीं, सोल्ड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। एंड व्हेनेवर मशीनरी इज प्रिपेयर्ड अंडर द रिटन डाउन वैल्यू, इज इट क्लियर, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये टोटल हो रहा है बेटा 2,70,000, और ये इतना आ रहा है, कितना होगा? 1,60,000। बेटा जो आपने मशीन बेचने से और खरीदने से पैसा आया गया, कहाँ दिखा देना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना, और प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस। तो कि आप प्रॉफिट को कहां ले जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा गौर साहब, यदि क्वेश्चन में कह दिया जाए, यदि क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया जाए, वो हो गया बेटा। अब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट ऐड कर रहा हूं। यदि आपके क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया है, इज इट क्लियर, 0 लास्ट ईयर था, इस साल क्या दिया है? 10,000। क्या दिया है? 10,000। और बेटा इन्होंने आपको नीचे लिखा है प्रॉफिट ऑन असेट सोल्ड इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। बेटा आपको मशीन दी है बेटा रिटन डाउन वैल्यू पर। बेटा आपको कैपिटल रिजर्व लास्ट ईयर नील है, इस साल 10,000 दिया है, बाकी सब वही है। बस नीचे लिखा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन असेट सोल्ड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब असेट बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है, वो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले गए, कहां ले गए हैं? कैपिटल रिजर्व में। मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि जो असेट बेचने से प्रॉफिट हुआ है, इज इट क्लियर, वो इन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया है? कैपिटल रिजर्व में। मींस टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट में नहीं ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले गए, कहां ले गए? कैपिटल रिजर्व। तो पहले तो बेटा क्वेश्चन में क्या होगा? पहले लास्ट ईयर असिट 1 लाख है, 1 लाख लिख दिया। इस साल असिट 2 लाख है, 2 लाख लिख दिया। असिट के बेचने से कितना मिला है? 40,000 लिख दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। एंड he is not taking it to the profit and loss account. In question states
कि जो भी प्रॉफिट हुआ ये किस रिजर्व में ले जा रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो बताइए बेटा, मैंने 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय क्या लिख दिया, टू कैपिटल रिजर्व। एंड मेरे बेटा 2,70,000 टोटल हो रहा है, 110 कितने का टू बैंक करके परचेज आया, 1,60,000। अब बच्चा याद रखना कि बेटा जो असेट के बेचने से प्रॉफिट हुआ है वो आप कहां ले गए हैं, कैपिटल रिजर्व में। कहां ले गए हैं, कैपिटल रिजर्व में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में। इज इट क्लियर? फिर सुन लीजिए ध्यान से, द प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ असेट यू ट्रांसफर्ड इट टू कैपिटल रिजर्व। मतलब ये जो 10,000 रुपए हैं, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर कैपिटल रिजर्व नील था, अब कितना हो गया, 10,000। इसका मतलब इस प्रॉफिट से ही ये कैपिटल रिजर्व बना है। तो बच्चा याद रखना, जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय इस 10,000 प्रॉफिट को लेस मत करिएगा। यूजली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय क्या होता है, माइनस। कब, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस में गया हो। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कहां गया है, कैपिटल रिजर्व में। तो बच्चा याद रखना, इस प्रॉफिट को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय माइनस मत करना, क्योंकि जब हमने प्रॉफिट में ट्रांसफर ही नहीं किया है तो हम प्रॉफिट से माइनस भी नहीं करेंगे। और बच्चा याद रखना, बेटा कैपिटल रिजर्व नील से क्या हो गया, 10,000। भूल कर भी कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड के नाम से मत दिखा दीजिएगा। मतलब जब हम कहते हैं रिजर्व क्रिएटेड, तो मेरा उससे मतलब उन रिजर्व से है विच हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। इज इट क्लियर? कैपिटल रिजर्व से नहीं है। मतलब अब एक लाइन में सुन लो, यदि असेट बेचने से प्रॉफिट हुआ है और हमने उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, तो ना प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे और ना रिजर्व क्रिएटेड दिखाएंगे। तो ना कैपिटल रिजर्व का कैश फ्लो पर कोई इफेक्ट होगा और ना 10,000 प्रॉफिट जो कैपिटल रिजर्व में गया है उसका कोई इफेक्ट होगा। मतलब ना कैपिटल रिजर्व का कोई इफेक्ट होगा और ना 10,000 प्रॉफिट जो कैपिटल रिजर्व में गया उसका कोई इफेक्ट होगा। तो प्लीज आप कैपिटल रिजर्व का भी कोई इफेक्ट मत करिएगा और ना ही इस प्रॉफिट का कोई भी इफेक्ट दिखाइएगा। दोनों का कोई इफेक्ट कैश फ्लो पर नहीं होगा। बोलो बेटा, क्लियर? और सर, यदि क्वेश्चन में यदि वो कह दें कि सर शेयर ऑब्लिक डिवेंचर ऑफ ₹1,00,000 issued to vendor for purchasing मशीन। तो क्वेश्चन वही है, इज इट क्लियर? बट वो कह रहे हैं कि इन्होंने असेट्स खरीदी है और बदले में क्या दिए हैं, 1,00,000 रुपए के क्या दिए हैं, शेयर्स दिए हैं। कितने के शेयर्स दिए हैं, 1,00,000 रुपए के क्या दिए हैं, शेयर्स। तो बेटा बताइए, हमारी असेट्स कितने की थी, 1,00,000। एंड में कितने की है, 2,00,000। कितने की सेल सोल की, 40,000। कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000। क्वेश्चन स्टेट्स इसको किस में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व में। तो लो बेटा किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा बेटा कितने रुपए की, बेटा एक पॉइंट इसी में और बढ़ा दिया। बताओ बेटा कितने शेयर या डिवेंचर और 1,00,000 इशूड टू वेंडर फॉर परचेजिंग मशीन। 1,00,000 के शेयर या डिवेंचर्स किसके बदले में इशू किए गए हैं, मशीन के बदले में इशू किए गए हैं। तो बेटा असेट्स अकाउंट में 2 शेयर या डिवेंचर्स करके कितना लिख दिया, 1,00,000। अब बेटा ये बताइए, ये टोटल 270 हो रहा है, ये टोटल 2,10,000 हो रहा है। तो बताइए बेटा, हमने पैसे देकर
टू बैंक करके हमने कितने रुपए की मशीन खरीदी है? गॉड सर 60,000। तो बेटा याद रखना, 40,000 रुपए असेट बेचने से आए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। 60,000 ही असेट बेचने से पैसे गए हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप कितना लिखेंगे? 60,000। और बेटा जो शेयर 1 लाख के हमने इश्यू किए हैं मशीन के बदले में, उनसे कोई पैसा नहीं आया है। मतलब माना आपको करेंट ईयर और लास्ट ईयर डिवेंचर्स या शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर, माना लास्ट ईयर डिवेंचर या शेयर कितने के थे? 9 लाख, और अब कितने के हो गए? 10 लाख। इज इट क्लियर? लेकिन बेटा कितने रुपए के नए शेयर इश्यू किए? 1 लाख। लेकिन बेटा किसके बदले में इश्यू किए हैं? बेटा इस 1 लाख रुपए के शेयर हमने किसके बदले में इश्यू किए हैं? असेट्स के बदले में इश्यू किए हैं। तो 1 लाख के शेयर इश्यू किए, लेकिन पैसे नहीं। क्या आई है? असेट आई है। तो इससे कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ है, कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ है। क्लियर? तो कैश फ्लो में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। बोलो बेटा। क्लियर? So beta, these are the maximum possible difficulties that you might come across under any situation whatsoever। कोई भी परिस्थिति हो, इसके अलावा आपका एग्जामिनर बना ही नहीं सकता। चाहे वो सीबीएसई के फिजिक्स ऐसा पेपर आया हो कि लोग रोना रो रहे हैं, आप नहीं रो पाओगे, क्योंकि हर चीज इसमें मैंने कवर। क्लियर? चलिए बेटा, बेटा एक प्रॉब्लम और आपको पाला पड़ सकता है। इज इट क्लियर? दैट इज ट्रेड रिसीव। बेटा करेंट ईयर 2 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ये दिया हो और सर ये दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और सर हमारी ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर 1 लाख के थे, अब 2 लाख के हो गए हैं। तो सर करेंट असेट कितनी बढ़ गई है? गौर सर करेंट असेट 1 लाख बढ़ गई है। करेंट असेट बढ़ती है, इंक्रीज इन करेंट असेट डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन करेंट असेट डिक्रीज इन कैश। और सर करेंट असेट 1 लाख से 2 लाख हो गई है। और सर जो हम लिखते हैं ना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और सर 1 लाख से कितनी हो गई है? 2 लाख। और सर 1 लाख असेट बढ़ गई है। तो और सर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हुआ है। तो बताइए भैया, करंट असेट इंक्रीज होगी, तो बताओ भैया पैसा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो गॉड सर 1 लाख रुपए माइनस करके लिख देंगे। और प्रोविजन लास्ट ईयर 20,000 था, और अब कितना हो गया है? 30,000 का हो गया है। तो 10,000 प्रोविजन और बनाया है, और सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो बताइए, increase in trade receivable is an increase in current asset, increase in current asset will result in decrease in cash। and provision 20,000 से 30,000 हो गया, मीन्स 10,000 प्रोविजन और बनाया। बेटा प्रोविजन बनाना कैसा लगेगा? टारगेटिंग सर प्रोविजन बनाना बुरा लगेगा, तो बुरा लगेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले इसे बेटा क्या कर देना? ऐड कर देना।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ऐड कर देना प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो गॉड सा ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने हर क्वेश्चन में किया। बेटा क्वेश्चन में प्रॉब्लम तब आ जाएगी जब वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा देगा। इज इट क्लियर? क्या लगा देगा एडिशनल इंफॉर्मेशन? कि बैड डेट्स इज रुपीज 10,000। बैड डेट्स कितना बता देगा कि बैड डेट्स कितना हुआ 10,000 कहां पर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और आप जानते हैं हर एडजस्टमेंट्स के कितने फैक्ट होते हैं? दो। तो बेटा आपको डिफिकल्टी आ सकती है, और आए तो आप क्या करें? पॉइंट नंबर 1 बताइए बेटा, ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर कितने थे? और सर 1 लाख। कितने भैया जी बेकार हो गए, बैड डेट्स हो गए? तो बताइए ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख के थे, 10,000 के बेकार हो गए, तो अब कितने के बचे? 90,000। लेकिन एंड में है कितने के? 2 लाख के। तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हुआ है? 1,10,000। तो करेंट असेट इंक्रीज होगा भैया, तो पैसा डिक्रीज होगा। पैसा क्या होगा? डिक्रीज। चलिए भैया, सो बताइए भैया ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर कितने थे? 1 लाख थे। बैड डेट्स कितना हुआ? 10,000। इज इट क्लियर? तो बताइए कितने रुपए के ट्रेड रिसीवेबल बचने चाहिए थे? 90,000, लेकिन है कितने? 2 लाख। तो बताओ कितने इंक्रीज हुए? 1,10,000। करंट एसेट इंक्रीज होगी तो पैसा डिक्रीज होगा। ओके, अब आ जाओ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पर। बताइए लास्ट ईयर प्रोविजन कितना था? 20,000। कितना बैड डेट्स में चला गया? कितना बैड डेट्स में यूज हो गया? गॉड सर 10,000 का बैड डेट्स हो गया, तो 10,000 प्रोविजन यूज हो गया। तो बताइए प्रोविजन कितना बचना चाहिए था? 10,000, लेकिन है कितना? 30,000। तो बताइए प्रोविजन यहाँ कितना लिखोगे? 20,000। कितना लिखोगे? 20,000। तो बेटा 10,000 का इफेक्ट इस पे भी होगा और 10,000 का इफेक्ट इस पे भी होगा। फिर सुन लीजिए, डेटर एक ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख के थे, 10,000 बैड हो गए तो 90 बचने चाहिए थे, लेकिन है 2 लाख के। 1,10,000 के ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन कैश। ओके, प्रोविजन बेटा 20,000 था। कितना प्रोविजन बैड डेट्स के कारण यूज हो गया? गॉड सर 10,000। तो 20 में से 10 यूज हो गया, तो प्रोविजन कितना बचना चाहिए था? 10,000, लेकिन है कितना? 30,000। तो बताओ बेटा कितना प्रोविजन आपने बनाया है? 20,000। इस पॉइंट को इग्नोर मत करना, ये पास्ट में कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्स में ये पॉइंट आ चुका है। क्लियर? बेटा नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, या रिपीटेडली सुन लीजिएगा। अब बेटा एक लास्ट पॉइंट, हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब आप ध्यान दे लीजिए। बेटा कुछ क्वेश्चन आपकी किताब में इस तरीके के में, अब बेटा कैसे? देखो ऐसे बेटा, ऐसे उसमें आपको एक बैलेंस शीट दी होगी, और चूंकि ये कारपोरेट्स के नहीं होंगे तो बेटा इस तरीके से बैलेंस शीट दी होगी। बेटा दिया होगा करेंट ईयर और लास्ट ईयर, और दी होगी क्या? कैपिटल। बेटा कैपिटल 2 लाख थी और 1 लाख। और बेटा नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा देयर इज अ ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 20। भैया जी ड्राइंग्स कितनी दी है? देयर इज अ ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 20,000। इज इट क्लियर? देयर इज अ ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 20,000। देखिए बेटा आपने पार्टनरशिप में यूजली इस टाइप के सवाल देखे हैं। बताओ बेटा कैपिटल 1 लाख से क्या हो गई?
2 लाख हो गई। इज इट क्लियर? और बेटा इस तरीके के सवालों में आपको प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया होगा, आपको प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट से ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमारे कैश फ्लो की शुरुआत प्रॉफिट से होती है। और आपको प्रॉफिट अंदर नहीं दिया होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट दिया होता है, लेकिन फर्म और सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट जो इस तरीके से बनती है, इस तरफ लायबिलिटी और इस तरफ असेट साइड, उसमें नहीं दिया होगा। तो बताइए, लास्ट ईयर कैपिटल 1 लाख है और इस साल कितना है? 2 लाख है। और नीचे ड्रॉइंग्स कितना दिया है? 20,000। तो क्या करेंगे बताइए बेटा, कैपिटल कितनी थी? और सर लास्ट ईयर 1 लाख, कितनी ड्रॉ हो गई? 20,000। तो बताओ कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 80,000, लेकिन एंड में है कितनी? 2 लाख। तो बताइए, 80,000 की कैपिटल, 1 लाख कैपिटल थी, 20,000 ड्रॉ हो गई थी, तो 80,000 बचनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी गई है? 2 लाख। तो बताइए क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट। क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट। क्योंकि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन में आर्गेटिंग पास्ट में बच्चों ने कहा कि सर हमें कैश फ्लो में प्रॉफिट ही नहीं दिया था बट हिडन था। इज इट क्लियर? कभी भी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का सवाल दिया जाए और प्रॉफिट ना दिया जाए तो घबराना नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाया है पार्टनरशिप में जी, तो बस वही बना लेना। इज इट क्लियर? वही बना लेना, ऐसे बना लेना। पार्टनरशिप में कैसे बनाते हो कैपिटल अकाउंट? ऐसे बना लेना, उसी से आपका निकल आएगा। कैपिटल अकाउंट किससे बनाते हो? और सर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। बताइए कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, अब कैपिटल कितनी है? 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। और यहाँ बच्चा क्या लिखना? यहाँ क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स कितना दिया है? 20,000। तो बताओ बेटा, ये टोटल हो रहा है 2,20,000 और ये 1 लाख। तो बताइए बेटा, और प्रॉफिट दिया नहीं है, प्रॉफिट दिया नहीं है। तो बताओ मेरे बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,20,000, ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बेटा क्या काम आएगा? प्रॉफिट से ही आपका क्वेश्चन शुरू होता है, दैट इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और गौर सर ड्राइंग का कोई इफेक्ट होगा? बेटा ड्राइंग का मतलब है ओनर बिजनेस से पैसे निकाल ले गया। एंड बेटा ओनर बिजनेस से पैसे निकाल ले जाता है, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बेटा 20,000 रुपए आप क्या करना? फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस करके दिखाना। तो आपको 1,20,000 एज अ प्रॉफिट से सवाल शुरू करना है और 20,000 आपको ड्राइंग फाइनेंशियल एक्टिविटी में एज अ लेस करके दिखाना। अच्छा, अच्छा, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं बेटा, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वो ऊपर ड्राइंग नहीं लिखता है। इज इट क्लियर? बेटा वो ऊपर लिख देता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 दिया। ओके, सो ये सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का सवाल है। आपको ओपनिंग कैपिटल दिया, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया और नीचे क्या दिया? प्रॉफिट। बेटा बच्चे ने क्या किया? प्रॉफिट दिया था, बच्चे ने सवाल शुरू कर दिया, पूरा कैश फ्लो का सवाल कर लिया और क्वेश्चन में वो सर एंड में आंसर ही नहीं आ रहा है। बड़ा परेशान। क्यों परेशान है? क्योंकि मेरे बेटा जब आपको कैपिटल दी थी तो आपको मैच करके देखना चाहिए था। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। टू बैलेंस कैरिड डाउन कैपिटल कितनी है? 2 लाख। बेटा प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000। तो बताओ बेटा कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? ये 2,20,000, लेकिन दी कितनी है? 2 लाख। जो डिफरेंस 20,000 आ रहा है बच्चा, आपको क्या करना चाहिए? उसे ड्राइंग्स करके दिखाना चाहिए। सो आपका आंसर कितना मिसमैच आएगा? 20,000 रुपए से आएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट को यूज कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ हर एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट होता है। तो प्रॉफिट से, तो यदि आपको ड्राइंग दिया है तो प्रॉफिट निकल आएगा, और प्रॉफिट दिया तो क्या आ जाएगी? ड्राइंग। और ड्राइंग को आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या करना है बच्चा? लेस करना है। बोलो
पक्का। और मेरे बेटा बस सारे एस्पेक्ट वर्चुअली कवर हो चुके हैं। बस एक बात और चलते समय कह रहा हूँ कि बेटा आपने शेयर के या डिवेंचर के लॉस को या अंडरराइटर कमीशन या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को इज इट क्लियर पहले आपको किससे कवर करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर करना है। इज इट क्लियर? जब सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई चीज कवर नहीं हो पाती है तब कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस से कवर की जाती है। तो बेटा यदि आपने शेयर्स डिवेंचर के लॉस को या प्रिलिमिनरी अंडरराइटर कमीशन के लॉस को यदि आपने किससे कवर कर लिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो भूल कर भी इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड मत करिएगा। ऐड मत करिएगा। मतलब आप नुकसान जब ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर चुके हैं तो प्रॉफिट से ऐड मत करिएगा। और आप जानते हैं कि ये चारों नुकसान पहले किससे कवर होते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम पर एक निगाह डाल लेना। इज इट क्लियर? आई कैन गारंटी यू, इज इट क्लियर इन दिस टू वीडियोस जो मैंने कवर किया है कैश फ्लो पर, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। चाहे पेपर कितना भी फोड़ू आ जाए। इज इट क्लियर? जिनको रोने की बीमारी है वो तो रोए। इज इट क्लियर? मेरे स्टूडेंट हैं जो टेक्निकली पढ़ रहे हैं, इज इट क्लियर? कोई पॉइंट्स को सुन के जाएंगे उनको एक पैसे की दिक्कत। अच्छा, that's for today. Rely on us because we rely on lot of experience. Is it clear? Never भैया जी इसको रिपीट कर करके देखना because these are the maximum possible difficulty in cash flow। एक काम आपको और करना है कि कैश फ्लो के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन